Hello everyone. Today I have with me Ananya Okhde. Ananya is going to MDI Gurgaon to pursue her MBA. अनन्या के इस साल IIM रोहतक, XIM भुवनेश्वर, IMI काफ़ी जगह से फाइनल कन्वर्ट्स थे, बट शी इज़ गोइंग टू MDI गुड़गांव. अनन्या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की स्टूडेंट है. आज हम अनन्या से जानने वाले हैं कि व्हाट हैज़ बीन हर कैट प्रिपरेशन जर्नी बीन लाइक, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, बहुत सी बातें हम अनन्या से करने वाले हैं. सो अनन्या, टेल मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, MBA करना है ये कब सोचा एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सर एक्चुअली मैंने ये अपने फाइनल ईयर में सोचा था. टिस के हम लोग सब टिस जाना चाहते थे बहुत ज़्यादा. मेरे बैच में बहुत फेमस था टिस कॉलेज, पर उस साल मैं उस एग्ज़ाम के लिए बैठ नहीं पाई. तो मुझे HR साइड में थोड़ा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, तो उसके थ्रू थोड़ा पता चला कि MBA भी अलग से कर सकते हो रैदर देन मास्टर्स आप. एंड फिर बाकी सारे एग्जाम्स कैट सैट सबके बारे में पता चला. सो आई डिसाइडेड फाइनल ईयर में कि शॉर्ट प्रिपेयर करते हैं MBA के लिए. तो यू ऑलवेज हैड इंटरेस्ट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज एंड HR? मतलब आफ्टर 12th particularly in a city like Bhilai, most of these students opt for engineering, medical, ह्यूमैनिटीज़ के लिए कम, ऑल्दो अभी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है. तो हाउ डिड यू डिसाइड कि ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं? सर एक्चुअली पहले से ही था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे सोशल साइंसेज में हमेशा 10th में, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं था स्कूल में परस्यू करने का आर्ट्स बैकग्राउंड में. तो तब साइंस बैकग्राउंड में किया, लेकिन उसके बाद हमेशा से था कि इंजीनियरिंग नहीं कर दिया. IIT JEE का मैं अपीयर भी नहीं हुई थी. सो फाइनली 12th क्लियर किया PCM से एंड देन आई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स. तो उसके बाद फिर फाइनली कॉलेज पे थोड़ा सा डिसाइड किया कि क्या करना है आगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम करनी है या ऐसे फर्दर एजुकेशन परस्यू करनी है. तो ऑल राइट. सो यू स्टार्टेड विथ योर कैट प्रिपरेशन after you completed your graduation, yes, right? Sir. Yes, so you completed your graduation from Pune से graduation करने के बाद you came to Bhilai, you took a year's gap. Yes. We will talk about it more. Yes. So you started your preparation around month of April, May? Yes sir, April. So for 6 months कैसे prepare किया, मतलब शुरुआत में क्या किया, कैसे आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीज़ों में तुम अच्छे हो, कौन सी चीज़ों में मेहनत करने की ज़रूरत है? टॉक अबाउट दैट जर्नी. यस सर. सो एक्चुअली इतना तो मुझे आइडिया था कि इंग्लिश साइड में थोड़ा मेरे को इजी जाएगा, बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन भी इंग्लिश में ही था आर्ट्स में. लेकिन फिर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थोड़ा सा रिव्यू किया, उसके बाद मॉक टेस्ट फर्स्ट वीक से ही देना स्टार्ट किया. एंड ऑब्वियसली कोचिंग में गाइडेंस रहती है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स काफ़ी स्ट्रगलिंग था, बिकॉज इंग्लिश में भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, कोई भी ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के नहीं आ रहा था. बट धीरे धीरे मॉक्स देते देते काफ़ी क्लियर हुआ कि कौन से सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हो, कौन से में नहीं कर सकते हो. तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आया, और DILR और मैथ्स का फिर वैसे उस अलग से प्रिपेयर किया, तो उस हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया. सो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अनन्या टुक द फर्स्ट मॉक इन द फर्स्ट वीक ऑफ हर प्रिपरेशन. पहले वीक में ही मॉक लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके आइडिया लगाया कि कैट कैसा एग्जाम है. एंड शी इज़ फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, इंग्लिश में शायद स्पेशलाइजेशन है, लिटरेचर में. डिस्पाइट दैट शी स्ट्रगल्ड इन द फर्स्ट 2 months इन द इंग्लिश सेक्शन. सो दैट मीन्स आवर बैकग्राउंड to a certain extent will be helpful, but we have to prepare, we have to fight it out. Ananya, let us talk about the DILR and Quant. Yes sir. बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि 10th के बाद तो मैथ्स पढ़ा नहीं. तुम्हारे साथ भी वही कहानी होगी, तुमने 12th के बाद नहीं पढ़ा होगा, बट पास्ट 3 years से तो तुमने कुछ किया नहीं रहा होगा. सो हाउ डिड यू कोप अप विथ क्वांट एंड DILR? सर क्वांट थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था एक्चुअली. स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 months में मैंने सिर्फ क्वांट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि आई न्यू कि ये वीकनेस रहेगा ही स्टार्टिंग से. बट जितना टाइम था उसमें वो उतना रिजल्ट्स पे आ नहीं रहा था, तो उस पर प्रैक्टिस बहुत, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते, मॉक के बेसिकली एनालिसिस करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ क्वांट में. एंड DILR के लिए अगेन, DILR एंड स्पेशली VARC दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मतलब एक रिसोर्स के जैसे यूज़ करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा. DILR में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि क्लियर ही नहीं हो पाता है, तो उस सेक्शन में पासिबल स्कोर लाने के लिए आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं होंगे अगर करने बैठेंगे हम लाइन से. तो सो व्हाट यू आर फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड सो फार, एक मॉक टेस्ट तुम्हारे प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट रहा. दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद तुमने सभी सेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रेफर किए, बिकॉज टाइम एंड अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट इवन केयर टू लुक एट दैट. मतलब वो सिर्फ फ्लो में या फिर
यू नो वी नो कि वो यूट्यूब वीडियोस या इधर उधर के रिसोर्सेज में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। एक्चुअली लाइक 2-3 जैसे मैंने बोला फर्स्ट के मंथ्स में मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने बुक्स उठाई थी, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप बुक बिल्कुल ही फॉलो मत करो। आई थिंक अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था और इतना मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। तो टॉपिक वाइज एकदम एक्सटेंसिव अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आई थिंक यू शुड डू इट, स्पेशली फॉर क्वांट प्रीवियस ईयर एंड मॉक्स आर नॉट सफिशिएंट। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक एनालिसिस, बस मॉक्स हम दे के छोड़ देते, उसको एनालाइज नहीं करते। इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, हाउ डिड यू एनालाइज द मॉक्स, बिकॉज द स्टूडेंट्स डू टेक मॉक Yes. बट देन दे डोंट एनालाइज। क्या होता है ये एनालिसिस अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डिड यू एनालाइज योर टेस्ट? सर एक्चुअली तो वो कोचिंग में जैसा मेरे को बताया गया था, मैंने वो टेक्निक भी लगाई थी और अपना भी थोड़ा इंसाइट्स। तो पहले आई थिंक जैसे अगर एग्जांपल के साथ अगर मैं बोलूँ VARC सेक्शन में, पहले आप बेसिक एकदम आइडेंटिफाई करो, लाइक फर्स्ट 5 मॉक्स आपने दिए कि RC सेक्शन आपका बेटर है या VA सेक्शन बेटर है, कौन सा, आप कितने टाइम लग रहा है। 5 मॉक लगे ये आइडेंटिफाई करने में? मिनिमम तो लगेगा ही, एक मॉक में हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद 1 या 2 मॉक में पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। 5 मॉक्स, ओके, 5 एकदम मिनिमम उसमें अगर आप देख सकते हो। उसके बाद टॉपिक्स आई थिंक आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई अगर जैसे आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वैसे RCs अगर आप उसमें आप बार बार अटकोगे, फिर ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप बार बार अटकोगे अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़े समय बाद ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है एंड वीक है, इवन विद इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि डू यू हैव टू वर्क ऑन दैट टॉपिक और नॉट। अगर आपके पास जितना टाइम बचा है आप उसमें आप इम्प्रूव कर पाओगे उसको प्रैक्टिस करके टिल द D-Day। तो आई थिंक वो फिगर आउट करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस में टाइम इन्वेस्ट करना है फाइनली, इवन व्हेन यू गेट योर स्ट्रॉन्ग। पर तुमने एक बात बोली कि अपने वीक एरिया जो कि क्वांट था, Yes, तुमने sir. शुरू से उसमें मेहनत की। यस सर, एक्चुअली आई विल से कि 2-3 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसलिए माई Okay. इंग्लिश एंड DILR स्कोर्स ऑल्सो सफर्ड एंड आई Okay. रियलाइज कि 40 मिनट्स में मैं कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगी क्वांट में। Okay. मतलब मुझे बस पासिबल स्कोर लाना है बचे हुए 3 महीने में जैसे तैसे। तो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन VARC एंड DILR। सो अगर टाइमलाइन में फिक्स करूँ तो 6 महीने पहले जर्नी स्टार्ट की यस सर। कैट की, 2 से 3 महीने वीक एरिया पे फोकस किया, ऑफकोर्स मॉक टेस्ट तो पहले से दिया। Yes, sir. इंग्लिश में कौन सा स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट था उसमें भी कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर फोकस किया। Yes, sir. 3 महीने बाद ये रियलाइज हुआ कि जो वीक एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, Yes, sir. उसमें पासिंग मार्क्स Exactly. लेके आते हैं Exactly. और स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करते। ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी। आई मीन यू डिड ऑल द थिंग्स। अब वो किस्मत बोलो, तुम्हारा विजन बोलो, दैट इज़ हाउ इट शुड बी। वीक एरिया को हमें ऊपर लेकर के जाना है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बियॉन्ड अ पॉइंट में भी वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं हो सकता और स्ट्रॉन्ग एरिया को और सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। यू डिड राइट थिंग बाय अंडरस्टैंडिंग कि मे बी 40 मिनट्स में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है तुम्हारे Yes, लिए। ग्रेट। सो जब कैट का एग्ज़ाम वाला दिन था तो क्या उस दिन सुबह तुम्हें व्हाट वाज दी होप लाइक, क्या मतलब वेर यू होपफुल कि बहुत अच्छा होगा या यू आर एंशियस, कैसा था? सर एक्चुअली पास्ट 1 मंथ में आइडिया नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कितना परसेंटाइल आएगा। मतलब मेरा हाईएस्ट 94 परसेंटाइल गया था इन मॉक। Okay. तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट बैच कम रहता है उसमें जब हम मॉक देते हैं या कुछ, तो उतना आइडिया नहीं था। तो मुझे ये पता था कि बस इंग्लिश में अगर अच्छा मैंने स्कोर कर लिया, वो थोड़ा विम्सिकल रहता है, और बस पासिंग ले आई तो ठीक है। बट आई हैड स्लॉट 3 तो एनजाइटी तो काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज कितना भी ट्राई कर लो Right. पता चल जाता है स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कि डिफ़िकल्ट गया है। तो या वैसा था, एनजाइटी तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट ऐसे स्ट्रोक ऑफ लक तो था। उस 2 घंटे में कैसे मैनेज किया अपने आप को? सर आई थिंक आई वॉज लकी कि VARC और DILR जो सेक्शन था वो पहले आता है कैट एग्जाम में। Okay. अगर क्वांट पहले आता तो आई एम श्योर कि मेरा VARC और DILR भी बिगड़ जाता, बिकॉज Okay. दैट वाज बहुत ही शॉकिंग टाइप का। द ओनली कंफर्ट वाज कि रूम में किसी को भी नहीं बन रहा था, आई गेस एकदम माउस क्लिक्स पूरे डाउन थे तब। ओह, तो आई थिंक आई वॉज ग्लैड कि इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से बन गया, ईजी मुझे ईजी लगा था, तो उसमें बूस्ट था। और DILR में फर्स्ट 25 मिनट्स में कुछ नहीं बन रहा था, रॉन्ग सेट उठा लिया था या कुछ नहीं बन रहा था तो फर्स्ट। उस समय कैसे अपने आप को कंट्रोल किया? क्योंकि वो वाला एक मोमेंट होता है व्हेन आई थिंक मेजॉरिटी गिव्स अप कि ये मेरा कैट बिगड़ गया, बट यू आर सेइंग कि 20-25 मिनट्स तक कुछ नहीं बना, तो वो लास्ट 20 मिनट्स इट बिकम्स अ वेरी प्रेशर कुकर सिचुएशन। तो उस समय क्या बोला अपने आप को? सर नहीं पता एग्जैक्टली, मतलब वो बस बन गया। आई थिंक आई गॉट वेरी लकी, ट्राई Okay. करती रही सेट में। DILR में भी वैसा ही हो जाता है, कंफर्ट पता रहता है कि सभी का बुरा जा रहा है, आपका अकेले का Right. डिफिकल्ट नहीं है वो।
तो एक्चुअली पता है जो तुम बातें बोली होता वही है। हाँ। जो लोग कर लेते हैं उनमें बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ बिलीफ वाले रहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड रहती है, मतलब बहुत ही कम लोग। हाँ। ज़्यादातर जो होता है वो ये होता है कि जो उस समय इवैल्यूएट करने नहीं जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम बिगड़ रहा है, Yeah. दे एंड अप डूइंग वेल। सो परहैप्स यू केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राई करते करते कुछ बन गया। That is what it is. I got You lucky. call it luck, you call it temperament, whatever you want to call it, Yes, sir. but that's how it has been. So result आने के बाद you also had IIM Ahmedabad का call and personally I from the bottom of my heart I wanted कि वो obviously तुम तो मेरे से ज़्यादा चाहते ही होगे, मैं भी चाहता था and मुझे याद है मैं ये बोला था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा IIM Ahmedabad कॉल है, let us work towards it, let us convert it. Unfortunately वो नहीं हो पाया, but we need to talk about that. How did you Yes. prepare for it? IIM Ahmedabad के इंटरव्यू का भी थोड़ा सा बताओ and what happened in the MDI इंटरव्यू जो तुमने कन्वर्ट किया। सर एक्चुअली बहुत शॉकिंग है। वन थिंग मैं बोलूँगी कि आई थिंक IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू से पहले सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की थी मैंने। कैट में भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी इंटरव्यू राउंड में की होगी। एंड द इंटरव्यू हैड गॉन लाइक सरप्राइजिंगली वेल। मतलब ऐसा नहीं कि बन गया सब कुछ, बट द कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी रिच। आई थिंक Okay. कि बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे चांस भी मिला वहाँ बैठने का। सो इट वेंट अराउंड फॉर 40 मिनट्स। सो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, मतलब उन्होंने काफ़ी लेयर्स में था, हर चीज़ पूछी उन्होंने, करंट अफेयर से लेकर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड। मेरे पर्सनली बैकग्राउंड से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक सिर्फ IIM अहमदाबाद में पूछे थे। ओके। तो आई न्यू कि 97 परसेंटाइल इज़ क्वाइट लेस फॉर IIM अहमदाबाद। ना चाहते हुए होप तो आई गई थी कि शायद हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि अच्छा गया था इंटरव्यू। एंड आई डोंट नो वेदर इट वाज लाइक आई गॉट लकी और अनलकी, पर वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। मैं चाह रही थी कि XLRI या MDI का पहले हो जाए, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए, पर मैं इससे पहले आज तक एक प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी नहीं बैठी। लाइक फर्स्ट ऑफिशियल इंटरव्यू इन माई लाइफ IIM अहमदाबाद का। ओह गॉड। यस सर। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सो आई थिंक आई एम हैप्पी कि वहाँ पे मैं हैंडल कर पाई एंड द कॉन्वर्सेशन वॉज गुड। कॉन्ट्रास्ट में MDI's इंटरव्यू वॉज द वन ऑफ माई वर्स्ट इंटरव्यू। बहुत ही अनकन्वेंशनल इंटरव्यू था और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग इंटरव्यू भी था MDI का। बहुत टफ था, कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ऐसा टाइप का उन्होंने पूछा था। वो पैनल में मेरे से पहले सभी लोगों का बुरा गया था। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी इंटरव्यूड देयर। तो आई थिंक मुझे लगता है कॉलेज का क्राइटेरिया ज़्यादा शायद मैटर करता है आपके इंटरव्यू से ज़्यादा कुछ हद तक। यू नेवर नो, क्योंकि कैट तक के सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल है। Yes, जहाँ ह्यूमन exactly. बींग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कौन सा एक्स फैक्टर अच्छा लग जाता है पता नहीं। दैट इज एक्स अलजेब्रा में जो होता है, पता नहीं क्या अच्छा लगता है। That's very true. आई मीन दैट हैपेंस विथ ऑल द इंटरव्यूज। बट तुमने प्रिपरेशन की, आई मीन कहीं पर अनलकी होते हैं, कहीं पर लकी होते हैं। दैट्स हाउ द स्टोरी इज। बट विदाउट प्रिपरेशन डेफिनेटली कहीं भी कुछ कन्वर्ट होता नहीं है। Yes. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर इंटरव्यूज वगैरह के लिए, कैसे अपना प्रिपरेशन किया? सो इस पे तो एक्चुअली आई थिंक कोचिंग से जितना मेरे को मटेरियल मिल सकता था, जो गाइडेंस मिल सकती थी, सब चलाया, बिकॉज बिल्कुल ही आइडिया या एक्सपीरियंस नहीं था। एंड वन थिंग इज़ कि अगर आप थोड़े दूसरे बैकग्राउंड से, तो आई थिंक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों रहता है, बिकॉज आपको कोई मिलता नहीं है कंसल्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली किस उससे क्वेश्चन पूछे। लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड की भी थी 12th तक, फिर आर्ट्स में भी था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट वहाँ था, मुझे याद भी नहीं थी काफ़ी Science सारी की चीज़ें। चीज़ें, 1-2 महीने में करना बहुत मुश्किल था वो। तो उसके लिए मतलब करंट अफेयर्स वगैरह के लिए मैंने न्यूज़पेपर या वीडियोस वगैरह से प्रिपेयर किया, जो खुद के बारे में आप पता करते हो। आई थिंक मॉक्स देने से काफ़ी, अगेन सिमिलर टू कैट, आप इंटरव्यू मॉक्स दो, थोड़ा बोलने के लिए प्रैक्टिस करो, बिकॉज हमको लगता है कि हम बोल लेंगे इजीली। आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट माई कम्युनिकेशन, बट इतने समय से डोरमेंट रहने के बाद आई रियलाइज कि प्रैक्टिस तो काफ़ी करनी पड़ेगी 1 महीने में। सो आई थिंक इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिस। पूरे प्रिपरेशन के समय यस। वॉज देयर एनी टाइम व्हेन यू फेल्ट कि छोड़ देना चाहिए, ये नहीं होगा, नॉट माई कप ऑफ टी, यू नो? काफ़ी बार डिमोटिवेशन कुछ लोगों को आ जाता है, कभी तुम्हारे साथ हुआ? सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट था ये डिमोटिवेशन, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कुछ हो जाएगा। मैं कैट एक्चुअली बस प्रैक्टिस के इससे देना चाहती थी। आई वॉज एमिंग फॉर टिस और दैट स्टार्टिंग में, फिर करते करते वो पार्ट बन जाता है प्रिपरेशन का। ऐसे भी पॉइंट्स थे जब लगा कि कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा। ओके। ऐसे बहुत बार हुआ था, बट
इट्स लाइक दैट क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला सीन, कभी अच्छा दिन रहता है, बुरा दिन रहता है, तो वो मोटिवेशन आई थिंक बना के रखना चाहिए। फ्रेंड्स से आप बात करो, आप अपने टीचर्स से बात करो, कुछ आपको डाउट हो रहा है, अपने पेरेंट्स से आप बात करते रहो पूरे टाइम। सपोर्ट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। सपोर्ट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक टू रिमेंबर कि हो सकता है कि आप जो कॉलेज एम कर रहे हो मोस्टली 90% लोगों को कई बार नहीं मिलता है, इफ़ यू आर एमिंग ब्लैक की या Correct. एकदम टॉप, बट इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट मोर देन वर्किंग हार्ड, सो दैट मैटर्स आई थिंक। राइट। अनन्या, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, Sure, sir. मतलब एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मैं, और जितना तुम्हें एज ए स्टूडेंट जानता था, आई ऑलवेज थॉट दैट यू आर वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट, बट अभी Thank you, इंटरव्यू sir. के समय तो ये और ज़्यादा बाहर निकल के आ रहा है, बिकॉज एवरी टाइम यू यूज़ दी वर्ड आई वॉज लकी, आई वॉज लकी, आई वॉज लकी, कि मैं अहमदाबाद के इंटरव्यू तक गए। कोई और होता तो वो पहले ये बोलता है कि मैं अनलकी हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होने के बाद, कन्वर्सेशन अच्छा होने के बाद वो चीज़ नहीं हुई। एंड दिस विल टेक यू long way in your life. Thank you, sir. Thank you so much. All the best for your future. Thank you so We are so glad that you were part of Career Launcher Classroom program, and it has been my privilege to teach you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for having me here.